हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड्स। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेखांकन मानक या जिन्हें इंग्लिश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है। ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं और उनका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले भारत में ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मतलब एक अथॉरिटी है ना, एक संस्थान है। कौन? ICAI, जिसे इंग्लिश में हम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। और एक है NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है। जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए वे आधिकारिक और लिखित नीति दस्तावेज या रूल्स हैं जो वित्तीय विवरणों में लेन देनों की पहचान करने, उन्हें मापने, प्रस्तुत करने और प्रकट करने के लिए देश के सभी व्यवसायों के लिए एक समान नियम और दिशा निर्देशों को तैयार करते हैं। ठीक है। तो ये तो वो हुआ जो एक ऑफिशियली इसकी डेफिनेशन दी गई है, वो हमने समझी है। ठीक है। तो इसको अगर आप समझें तो ICAI है ना, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एक अथॉरिटी है। इसके अंडर में ASB, ठीक है, जिसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलते हैं, इसके किसके अंतर्गत है? वो ICAI के अंतर्गत आता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने का काम करता है। और जो NFRA है, ये क्या करती है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये उनकी जांच करने, उन्हें लागू करने के संबंध में सारे कार्यों को करती है। ठीक है। तो ये तो वो हो गए जो ये जारी करते हैं। अब ये काम क्या करते हैं? तो ये लिखित दस्तावेज हैं। क्या है ये? लिखित दस्तावेज हैं जो हम फाइनेंशियल विवरण बनाते हैं, जो भी हम वित्तीय विवरण बनाते हैं, ठीक है, उनको पहचानने, उनको मापने, है ना, उनका प्रेजेंटेशन करने, इन सारे से संबंधित एक नियम और कानून का हमें ढांचा प्रोवाइड करवाता है। कौन प्रोवाइड करवाता है? लेखांकन मानक या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आपको यहाँ पर एक डाउट क्रिएट हो सकता है कि जब हम पहले GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो फिर वापस ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? तो आप दोनों को कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि GAAP, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो आप ऐसा समझिए कि जैसे आपके स्कूल के लिए कोई पूरे रूल्स बनाए गए हों, है ना, एक रूल्स का सेट जो पूरे स्कूल में चलता है। तो वैसे GAAP हैं जो सभी जगह पर लागू होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं? आपके एक पर्टिकुलर क्लासरूम हो गया, वहाँ के कुछ रूल्स हैं। उसी तरीके से कौन हो गया? हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब GAAP एक बड़ा ढांचा है और उसके अंतर्गत ही कहीं ना कहीं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। ठीक है। जो हमारे फाइनेंशियल विवरण के लिए दिशा निर्देश प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब लेखांकन मानकों की हमें आवश्यकता क्यों है? ठीक है। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले है एक रूपता लाने के लिए, टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी। अब क्या है कि अगर ये मानक नहीं होंगे तो हर बिजनेस अपनी मर्जी से अकाउंटिंग करेगा। मानक सभी के लिए एक जैसे नियम तय करते हैं। अब आप कॉमन सी बात सोचिए कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना हो, ये बताने वाले ना हो कि अकाउंटिंग की चीज़ें किस तरीके से कौन सी करनी, तो सभी लोग सारी चीज़ें अपने हिसाब से करेंगे। तो सभी चीज़ें अलग अलग होंगी और कभी किसी डेटा की जब आवश्यकता पड़ती है या फिर कुछ तुलना करनी हो हमें, तो वैसी सिचुएशन में फिर हम ये सारे काम कैसे करेंगे? तो इन सब को एक रूपता देने का काम कौन करता है? हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय हेरफेर रोकने के लिए, टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन। अब बिना नियमों की कंपनियां अपने मुनाफे को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकती हैं, मानक इस पर रोक लगाते हैं। अब कॉमन सी बात है कि अगर आप मानिए कि आपके स्कूल में कोई गाइडलाइंस ही ना हो, ठीक है, आपके क्लासरूम की कोई गाइडलाइंस ना हो, तो आप क्या करेंगे? सब अपनी मर्जी से काम करने लगें तो क्या स्कूल एक बेहतर तरीके से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। सिमिलरली अगर कंपनियों के लिए कोई स्टैंडर्ड्स ना हो, कोई रूल रेगुलेशन ना हो, तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करेंगे। तो उसको रोक लगाने के लिए क्या काम करते हैं? हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम करते हैं ताकि वित्तीय हेरफेर को रोका जा सके। ठीक है। उसके बाद आता है कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, लीगल जो भी काम होता है उसको पूरा करने के लिए। तो कंपनी के लिए कानूनन सही वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए यह अनिवार्य मार्गदर्शक है। मतलब जो कानूनी तौर पर कंपनियों को वित्तीय विवरण जिस तरीके से का बनाना चाहिए, उसके लिए क्या काम करते हैं? ये एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, उसे दिशा निर्देश प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है।
उसके बाद आते हैं अब लेखांकन मानकों के लाभ क्या हैं, इसके बेनिफिट्स या फिर एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, तुलना करने में आसानी। तो जब सभी कंपनियां एक ही मानक मानती हैं, जब सभी लोग एक ही चीज़ों को मानेंगे तो क्या होगा, तो निवेशक आसानी से दो अलग अलग कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं। निवेशक कौन होते हैं, निवेशक वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनियों में क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब उन्हें ये देखना है कि दोनों कंपनियों में से कौन सी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। तो दोनों ही कंपनियों ने एक जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। तो निवेशक आसानी से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों में तुलना कर सकते हैं कि कौन सी बेहतर है। तो तुलना करने को आसान बनाते हैं, कौन बनाते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उच्च विश्वसनीयता। ठीक है, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट। तो ऑडिटर्स और बैंक इन मानकों पर बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। अब जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ऑडिटर जो ऑडिट फर्म होती हैं वो और बैंक इन पर आसानी से क्या कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, मतलब ये ट्रस्टेबल होते हैं। उसके बाद आते हैं विवादों में कमी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो वित्तीय मूल्यांकन या टैक्स असेसमेंट के समय नियमों में स्पष्टता होने से विवाद की स्थिति नहीं बनती है। अब क्या होगा, जब सारी चीज़ें प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ की गई हैं, तो जो भी टैक्स असेसमेंट हो गया या फिर वित्तीय जो मूल्यांकन हो गया, उसमें कोई भी विवाद की स्थिति नहीं रहती है, सारी चीज़ें साफ और स्वच्छ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसकी कॉमन सी बात है कि कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, तो देखते हैं कि लेखांकन मानकों की सीमाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है, कठोरता। ठीक है, या फिर रिजिडिटी। कई बार ये मानक इतने कड़े होते हैं कि बिजनेस की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से इनमें बदलाव करना संभव नहीं होता है। अब नियम कानून है तो कॉमन सी बात है कि कड़े होंगे और बिजनेस को उन्हें पालन करना होगा। तो कई बार क्या होता है कि बिजनेस की परिस्थितियां हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो बदली परिस्थितियों के अनुसार इनको बदला नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये किस चीज़ को बताते हैं, कठोरता को बताते हैं। आगे देखते हैं वैकल्पिक तरीके, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। तो कुछ मानकों में एक ही चीज़ के लिए एक से अधिक तरीके दिए हुए हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इन्वेंटरी का मूल्यांकन हो गया, जिससे भ्रम पैदा हो सकते हैं। अब ये वैकल्पिक तरीके क्या हैं, जैसे कि जब हम डेप्रिसिएशन, आप आगे पढ़ोगे और करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे जब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे होते हैं तो उसके एक से ज़्यादा मेथड्स हैं। तो जब अलग अलग मेथड्स यूज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, भ्रम पैदा हो सकते हैं, किसको कौन सी लागू करनी है ना, किसका किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, तो थोड़ा बहुत एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो वैकल्पिक तरीके भ्रम पैदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद समय और लागत, टाइम एंड कॉस्ट आता है। तो छोटे व्यवसायों के लिए इन जटिल मानकों इन जटिल मानकों का पालन करना बेहद खर्चीला और समय लेने वाला होता है। अब छोटे व्यवसाय हैं और वो इतनी सारी चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए क्या हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है। ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा लेने वाला हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमने लास्ट स्लाइड तक देखा, तो यहाँ तक हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं, है ना, उसकी जो भी लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या है ना, और वो कहीं ना कहीं क्या काम करते हैं, किस लिए आवश्यक होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने सीख लिया। अब छोटे छोटे से दो टॉपिक और कहीं ना कहीं हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो उन्हें भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो आता है लेखांकन प्रणाली की परिभाषा। आपने सुना होगा अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर लेखांकन प्रणाली एक ऐसा व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढांचा या सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कोई भी व्यवसाय अपने दैनिक वित्तीय लेन देनों को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने, उनका वर्गीकरण करने, उनका सारांश करने, है ना, उनको तैयार करने और अंत में वित्तीय रिपोर्ट बनाने के लिए करता है। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग सिस्टम जो है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, एक हमारे लिए फ्रेमवर्क या पर ढांचा प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग की सारी जो प्रोसेस होती है वो करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में हमारे बिजनेस की कंडीशन क्या है। ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस वाली कंडीशन क्या है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया जाता है, उसमें बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम जो हमारी अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस जिसके अंदर कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, अब
इसमें क्या है, इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होती है इकहरा लेखा प्रणाली, ठीक है, जिसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, तो इकहरा लेखा प्रणाली सिंगल एंट्री सिस्टम खातों को रखने की एक ऐसी अनौपचारिक, अवैज्ञानिक और अधूरी प्रणाली है। क्या है ये, अनौपचारिक है, दूसरी अवैज्ञानिक है और तीसरी अधूरी प्रणाली है। मतलब इसे एक हम कंप्लीट सिस्टम नहीं बोल सकते। इसमें लेन देनों का केवल एक ही पहलू को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, सिर्फ एक साइड को रिकॉर्ड किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत आमतौर पर केवल नगद बही यानी कैश बुक बनाते हैं हम, ठीक है, और व्यक्तिगत खाने यानी पर्सनल अकाउंट जो है वो रखे जाते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम देखा जाए तो मोस्टली यूज़ नहीं होता है, और अगर यूज़ होता भी है तो इसको छोटे व्यापारी करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ नगद लेन देन जो भी हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और अगर उधार वगैरह होता है तो उसके लिए लोगों के पर्सनल अकाउंट रख लिए जाते हैं। तो मोस्टली ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, और ये कैसी है, एक अवैज्ञानिक प्रणाली है, ठीक है। तो एक तो हो गई कौन सी हमारी, सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया। दूसरा आता है डबल एंट्री सिस्टम। हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो किस बेसिस पर होती है, वो होती है हमारी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर। तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, लेखांकन की वह वैज्ञानिक, व्यवस्थित और वैश्विक रूप से स्वीकृत प्रणाली है। क्या है, वैज्ञानिक भी है, ये व्यवस्थित भी है, और वैश्विक रूप से क्या है, स्वीकृत भी है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय लेन देन के दोनों पहलुओं को समान रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें एक पक्ष डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। तो ये पता ही है, हम पहले भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में जब हमने क्या कंप्लीट किए थे, हमारे प्रिंसिपल कंप्लीट किए थे, उसमें डुअल एंट्री सिस्टम था, ठीक है। तो ये वही डुअल एंट्री सिस्टम है जो हमें क्या बताता है कि हर व्यवहार के या वित्तीय लेन देन के दो पहलू होते हैं, और दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। एक डेबिट होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो हमारी दो क्या हो गई, दो एंट्री सिस्टम हो गए, एक सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया और एक हो गया डबल एंट्री सिस्टम। अब आगे देखते हैं हम। अब लेखांकन के आधार, अब हम देख लेते हैं कुछ लेखांकन के आधार होते हैं, ठीक है। तो लेखांकन के आधार क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लेखांकन के आधार, बेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब उन नियमों और समय से है जो यह तय करते हैं कि किसी बिजनेस के लेन देन या फिर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनके कमाई या खर्चों की किताबों में कब रिकॉर्ड किया जाए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, टाइमिंग की बात हो रही है, ठीक है, कि उन्हें कोई भी ट्रांजेक्शन जब हुआ है तो उसे कब रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके दो तरीके से इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है नगद आधार, जिसे हम बोलते हैं कैश बेसिस। वह प्रणाली जिसमें लेन देनों को केवल तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वास्तविक रूप से नगद या कैश प्राप्त होता है या नगद का भुगतान किया जाता है। तो अब इसमें मेन चीज़ आपको क्या समझ में आ रही है, नगद आधार, ठीक है, या फिर कैश बेसिस। मतलब जिस वक्त ट्रांजेक्शन हुआ है और हमें उसका कैश रिसीव हो चुका है, जब हमें कैश रिसीव होगा या जब हम कैश का पेमेंट करेंगे, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस आधार को हम क्या बोलते हैं, कैश बेसिस। फिर उसके बाद एक आता है उपार्जन आधार, या फिर इंग्लिश में जिसे हम अक्रूअल बेसिस बोलते हैं। तो वह प्रणाली जिसमें लेन देनों को उसी समय रिकॉर्ड कर लिया जाता है जब वे घटित होते हैं, ठीक है, चाहे उनका नगद हमें बाद में प्राप्त हो या फिर हो अथवा थोड़े समय बाद प्राप्त हो। तो उपार्जन या अक्रूअल बेसिस क्या है कि मान लीजिए मैंने 20,000 रुपये की अभी सेल करी है, कुछ माल बेचा है, लेकिन उसका पेमेंट मुझे 2 महीने बाद मिलने वाला है। तो मैं क्या मानूंगी, उसको रिकॉर्ड में कब करूँगी, उसको मैं उस दिन रिकॉर्ड करूँगी जिस दिन मैंने माल सेल किया है, ना कि उस दिन रिकॉर्ड करूँगी जिस दिन मुझे कैश रिसीव होगा। जब कैश वाली मेथड होती है तो उसमें कब करेंगे, जब कैश रिसीव होगा, और इसमें कब करेंगे, जब कोई ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर जब कोई घटना घटित हुई है। ओके, सो ये हमारे टॉपिक्स थे, ठीक है, जिनको हमने समझा। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।